ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी की घोषणा की गई है, नई ईवी पॉलिसी जो 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, वाकई कितना गेम चेंजर है। अमित भट्ट साहब, पहला सवाल कि इसमें हाइब्रिड गाड़ियों को बाहर रखने के पीछे क्या रैशनल हो सकता है? ये बहुत सिंपल रैशनल है और मैं दिल्ली सरकार का स्वागत करूंगा इसके लिए कि हाइब्रिड व्हीकल जो हमारे यहाँ बिकते हैं ये इलेक्ट्रिक नहीं है। दे आर जस्ट इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल, एफिशिएंट आइस व्हीकल है। देखिए, दो तरह के हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक के इक्विवेलेंट मानते हैं। एक होता है प्लग इन हाइब्रिड, दूसरा होता है रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड। दोनों में आपको चार्जिंग करनी पड़ती है व्हीकल को। हमारे यहाँ जो बिकते हैं वो पेट्रोल हाइब्रिड होते हैं और इसमें जो बैटरी होती है वो टू व्हीलर से भी छोटी बैटरी होती है। तो कल को आप किसी भी इंटरनल कंबस्शन इंजन में एक छोटी सी बैटरी चिपका दें और बोलें कि ये इलेक्ट्रिक है, तो वो तो गलत है। और कोई और देश इसको इलेक्ट्रिक नहीं मानता, हम भी उसको नहीं मान रहे, तो आई थिंक एक ही अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हमको ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक में करना है तो हमको कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आई थिंक जो शुरू के ड्राफ्ट में एक इंसेंटिव की बात की गई थी 50% रिडक्शन की, उसको हटाने की बात कही गई है। आई थिंक एक वेलकम स्टेप है। ये पूरा फोकस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर और दिल्ली को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां हम वो व्हीकल, वो टेक्नोलॉजी प्रमोट करें जिसमें टेल पाइप एमिशन जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक हो या और कोई टेक्नोलॉजी कल को आएगी, हम उसको प्रमोट करें, बट इंटरनल कंबस्शन इंजन को हमको नहीं प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जो चुनौतियां यहाँ पे आ रही हैं 100% ईवी गाड़ियों में, ये सही है कि दुनिया में कोई ईवी नहीं मानता हाइब्रिड गाड़ियों को, लेकिन जो चुनौतियां भारत में देखी जा रही हैं, चूंकि लोग ऐसी जगह पे कमिट करते हैं जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, एक जगह चार्जिंग स्टेशन है, तो ट्रांजिशन फेज के लिए हम हाइब्रिड गाड़ियों को क्यों नहीं तवज्जो दे सकते हैं? क्रांति संभव जी। इसी तरीके से देखा भी जा रहा है। जो अमित जी ने बात कही वो एक हद तक ही मैं सहमत हूँ और जब भी मेरी अमित जी के साथ बात होती है इस पर हम दोनों ही असहमत होते हैं कि आइस व्हीकल्स को और हाइब्रिड्स को यहाँ एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन की तरह कस्टमर्स तो एटलीस्ट देख रहे हैं। अगर आप देखें कि डीजल, स्पेशली जब नंबर 1 कार कंपनी ने अपनी डीजल को BS6 के लिए नहीं तैयार किया और डीजल मार्केट से मारुति बिल्कुल हट गई, तो वहां पे एक बहुत बड़ा वॉइड हुआ क्योंकि डीजल जो है वो एक अच्छे काफी एफिशिएंट इंजन होता है और लोगों को हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ियां चाहिए थी। हाइब्रिड जो आजकल उनको मिल रहा है उसमें उनकी दोनों चुनौतियां या दोनों जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। एक तो ये कि वो रेंज ज्यादा दे रही है, या जो पेट्रोल में जो फ्यूल एफिशिएंसी कम थी वो डीजल की तरह थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है। दूसरा ये कि जो ईवीज में जो चैलेंज है, चार्जिंग की समस्या या अगर कहीं रेंज खत्म हो जाएगा वो एंजाइटी, तो उन दोनों से बीच का जो एक रास्ता, दोनों के लिए सॉल्यूशन एक बीच का वो दे रही है, एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन अगर हाइब्रिड की हम देखें तो वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जैसा अमित जी ने कहा कि वो वाकई कई हाइब्रिड ऐसे हैं जिसमें जनरली जो इंजन है वो टायर तक पावर पहुंचाता नहीं है, वो बैटरी के जरिए पहुंचाता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है और कई बार वो महंगी भी होती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा उनकी बिक्री उतनी नहीं हो रही जितनी की शायद कंपनियां चाहती। लेकिन आज की डेट में कस्टमर के हिसाब से देखें तो हाइब्रिड की तरफ वो इस वजह से भी जा रहे हैं, इस वजह से भी उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि दोनों के बीच में, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच में एक अच्छा विकल्प उनके लिए वो साबित होती नजर आ रही है। दरअसल ईवी का जो डर है वो डर हाइब्रिड खत्म कर रहा होता है। इस वजह से लोग वहां पे जाते हैं कि चलिए एक दूसरा ऑप्शन रहेगा, बीच में बैटरी बैठ गई तो हमारे पास पेट्रोल एक वर्जन रहेगा। अंकुर बंसल साहब इसमें कुछ ऐड करेंगे, फिर अभिजीत सर आपके पास आऊंगा। नहीं, आई थिंक मेरा व्यू तो जो अमित जी ने बोला उससे अग्री करता है कि सरकार को सब्सिडी किसी ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी को नहीं। तो अगर व्यू ये है कि हमको क्लीन फ्यूल पे ही अल्टीमेटली ट्रांजिशन करना है तो और गवर्नमेंट का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो मेरा व्यू है कि उसको जो मतलब ICT जिसको बोलते हैं उसके अंदर नहीं देना चाहिए, क्लीन फ्यूल को ही देना चाहिए जो कि पूरा ट्रांजिशनल है। जब भी ट्रांजिशन होगा तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने समय लगेगा, वो करेगा। बट क्योंकि अगर ये नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंसिंग टूल नहीं है, इस वजह से हम एक चीज को ले आए और एक दोबारा वेट करें, तो रादर मैं तो बोलता हूं कि दिल्ली सरकार का ये मतलब अच्छा पहल है कि उन्होंने ड्राफ्ट से उसको हटाया है, हाइब्रिड को हटाया और बिल्कुल क्लीन फ्यूल की तरफ ये जाया है। तो आई थिंक वो
होगी प्रॉब्लम, बट मेरे लिए वो सही स्टेप ठीक है है। और सेक्टर पे ठीक है। अभिजीत जी, आप किन की तरफ हैं? मैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की तरफ हूं जो इन सभी चेंजिंग ऑफ फ्यूल, आज हाइड्रोजन की बात, आज हम लोग हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, फिर हम साथ साथ एथेनॉल की भी बात कर रहे हैं, कुछ समय में हाइड्रोजन और दूसरे फ्यूल्स की भी बात करेंगे। चूंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चेंज ऑफ फ्यूल है उनको डिस्पेंस करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए और उनको क्लीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियों में डालने के लिए जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था में इंतजाम होने चाहिए, वो कहीं कहीं कम होते हैं। और इनको ठीक करने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए जो बेस्ट है, जिसमें सबसे कम फ्यूल या सबसे कम इमिशन होता है, वो द बेस्ट मैन शुड ऑलवेज विन। एंड ये आज की बात नहीं है कि अभी हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो वहां खत्म हो जाएगी, इसके बाद हाइड्रोजन का भी जनरेशन आना बाकी है। तो मुझे लगता है ये चेंजेस होते रहेंगे। फिलहाल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां हाइब्रिड से बेहतरीन मानी जा सकती हैं क्योंकि उनमें जीरो इमिशन होता है और हाइब्रिड में फिर भी थोड़ा बहुत इमिशन रह जाता है। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ जिसमें हमारे टू व्हीलर, और ये आपके दर्शकों के लिए काफी जरूरी है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर की चार्जिंग को लेकर हमने जो पीछे बात की थी, उसमें थ्री व्हीलर की चार्जिंग दिल्ली शहर के अंदर में उनको रोक कर और एक जगह जमा करके चार्ज करना, इसके जितने टेक्निकल चैलेंजेस नहीं है, उससे ज्यादा लॉजिस्टिकल एंड फिजिकल मूवमेंट चैलेंजेस होंगे। मेरी ये उम्मीद और गुजारिश है कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करने वाली, वो स्वैपिंग को, क्लीन स्वैपिंग को और क्लीन स्वैपिंग स्टेशंस को बढ़ावा दें ताकि थ्री व्हीलर कहीं जमा होकर चार्जिंग ना करें। पहले से वो सड़क पर जमा होते हैं, उससे काफी अव्यवस्था होती है, फिर वो कहीं एक साथ जमा होकर चार्जिंग करने लगेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम आज इस बार नेशनल हाईवे में ट्रक के ऊपर बैटरी स्वैपिंग का ट्रायल कर रहे हैं। अभी हम सितंबर में शुरू करेंगे। तो जब ट्रक में बैटरी स्वैपिंग की जा सकती है तो थ्री व्हीलर में बैटरी स्वैपिंग क्यों नहीं की जा सकती है? बहुत आराम से की जा सकती है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल, जब ट्रक में कर सकते हैं तो थ्री व्हीलर में क्यों नहीं कर सकते? ये आपने अच्छा पॉइंट किया, लेकिन जब ट्रक में आप करेंगे तो लोगों को एक मिसाल के तौर पर दिखेगा तो शायद वो भी चीज़ें आगे बढ़कर दिखेंगी। लेकिन समय कम, इसलिए छोटा सा एक कमेंट लेता हूँ आप सभी लोगों से, क्रांति संभव जी आपसे पहले, कि कंज्यूमर जब खरीदने जाता है कोई भी गाड़ी तो सबसे पहले ये नहीं देखता है कि पोल्यूशन इससे कितना कम होगा, वो देखता है कि हमारे पॉकेट पे कितना बोझ पड़ने वाला है, कौन सस्ता पड़ेगा पॉकेट के लिए। तो जब ये कैलकुलेशन करने ज़्यादा, वो देखता है कि ईवी गाड़ियाँ पहले ही बड़ी महंगी हो रही होती हैं और ईवी गाड़ियों पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लिया जाता है और इसके लाइफ साइकिल मान ली जाती है कि इतने साल की है। तो फिर जब कैलकुलेट करता है तो कहता है कि नहीं, ईवी गाड़ियाँ तो जितनी पड़ती है उतना तो ले दे के हमें पेट्रोल की गाड़ियाँ पड़ जाएंगी, डीजल की गाड़ियाँ पड़ जाएंगी। तो इस चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर कहें कि अब इंसेंटिव देने के बाद ये चिंता दूर हो जाएगी? नहीं लक्ष्मण जी, यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा कि इसमें कुछ एक चीजें मिथ भी हैं। अगर आप अब आज की डेट में देखें, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो पेट्रोल कारों के बराबर की है, क्योंकि एक ही मॉडल में जब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक आपको मिल रहा था तो इस वजह से हम कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अब जो है कस्टमर्स उससे थोड़ा सा दूर हो जा चुके हैं, उनको समझ में आ चुकी है बात कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो शुरुआत, जो आप ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि उसको रिकवरी कब कितने दिन में हो पाएगी जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, अब वो स्थिति नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों में आप देखेंगे बहुत ही कंपेरेबल प्राइस डिफरेंस है। प्लस बैटरी एज ए सर्विस का जो ऑप्शन है, उससे ग्राहकों को ये भी पता चला है कि बैटरी अलग से आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि वो उसकी कीमत कितनी है और ईवी उतनी ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन जहां पर जो दूसरी बात, मैं अगर इस पूरे अडॉप्शन की अगर मैं कहूं तो यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि पॉलिसी के लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि कस्टमर जो है वो हमें, इंडियन कस्टमर वैसे भी काफी ब्रूटल, काफी रैशनल, काफी समझदार होता है। वो आपके इन्वायरमेंट और बाकी मुद्दों के ऊपर चिंता न करके अपने डे टू डे सस्टेनेंस की बात करता है और पैसे वसूल की बात करता है। वहां पर सरकार को पॉलिसी लेवल के ऊपर जड़ में जाकर इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए, जिसमें मेरा एक मानना यह भी है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर जोर नहीं देंगे तो चाहे आप ईवी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कितनी भी सब्सिडी देंगे, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर देखिए, बहुत बड़ा तबका है ये ई टू व्हीलर और फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर इस्तेमाल करने के लिए, जो उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वो इंथुजियास्ट नहीं है, उनको धूप में, बारिश में, गर्मी में चलाने में मन नहीं लगता है, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो अगर आप इस पॉलिसी में, अगर आप हम दिल्ली की आबो हवा साफ करने की बात कर रहे हैं,
तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए कि भाई उन जो भी मजबूरी में चला रहे हैं गाड़ियों को, उनको कैसे वहां से हटाया जाए और बसों में एक सुविधाजनक एसी बस या मिनी बस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुविधाजनक अगर उनको दी जाती है तो ये मामला बहुत लंबे आराम से सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपने कहा कि एक बड़े पिक्चर पे देखें तो एक उपाय हो सकता है। एक सवाल और है अमित भट्ट साहब और अंकुर बंसल साहब, दोनों लोगों के लिए है कि इतनी सारी ईवी गाड़ियां आ भी जाएंगी तो बहुत सारी बैटरी होंगी जिसकी की लाइफ होती है, लाइफ के बाद फिर उसके रिसाइकलिंग एक बड़ा चैलेंज कई देशों में, दुनिया कई देशों में ये रहा है। तो इसको लेके अभी के मौजूदा इकोसिस्टम कितना सक्सेसफुल आपको दिख रहा है अमित साहब? देखिए, अभी तो कई सारे जो रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने बनाया है, उनकी प्रॉब्लम है कि उनके पास बैटरी नहीं आ रही है। तो हमारी अलग प्रॉब्लम है कि अभी इतना एडॉप्शन नहीं हुआ है कि बैटरी नहीं हुआ, शुरुआती नहीं हुआ। अभी तो दूसरा, शुरुआती हम हुआ बैटरी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनफैक्ट बैटरी बहुत ज्यादा डिलीवर कर रही है कंपेयर टू मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रही है, उनकी बैटरी भी चल रही है। तो आई थिंक हमारे पास जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी आई है जिसमें हम ओईएम्स को मैंडेट कर रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। दूसरा, आई थिंक जो नई बैटरी आ रही है उनकी साइकिल लाइफ बहुत ज्यादा है, तो दूसरा ये। और तीसरा, आई थिंक रिसाइकलिंग ग्लोबल एग्जांपल बताता है कि हम 95 से 98% तक मटेरियल रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अगर हम रिसाइकिल कर लेंगे तो 95% तक हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। ये आपने इंटरेस्टिंग सा पॉइंट। अंकुर बंसल साहब, समय कम है 30 सेकंड। तो मैं कहूंगा जो आज प्रॉब्लम नहीं है उसको नहीं सॉल्व करना चाहिए, तो वो शायद 2030 के बाद जो पॉलिसी आएगी उसमें हम कोई, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं उस स्टेज से। अभी तो फोकस होना चाहिए एडॉप्शन कैसे ईवी का करते हैं, और जब उसका टाइम आएगा तो जब उसको सॉल्व करें, नहीं तो वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा और हम पॉलिसी को इतना बड़ा बना देंगे कि वो कभी इम्प्लीमेंट। तो अभी जो पॉलिसी है डायरेक्शनली सही है। 2-3 बिंदु तो मैंने बताए थे कि 3 व्हीलर्स को कैसे इंसेंटिव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे किया जाए, क्रेडिट को कैसे अनेबल किया जाए ताकि एक ऑनगोइंग बेसिस के अंदर भी सबवेंशन मिल सके, वो मिल सके। ये वाली छोटी छोटी चीजें जो कि पॉलिसी जैसे इम्प्लीमेंट वो सरकार एडेंडम लाके चेंजेस लाके कर सकती है। बट मेरा ये है कि जो भी पॉलिसी है उसको रहने दे, बहुत ज्यादा बड़ी बना देंगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाएगा उस चीज का। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जब समस्या आएगी तब देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी कह भी रहे थे भट्ट साहब की, बहुत एडवांस बैटरी आ रही है जो छोटी छोटी होते हैं, रिसाइकिल आसानी से आती हैं और उसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस शो देखने के बाद अगर हमारे दर्शक में से कोई ईवी लेना चाहते हैं तो उनको बता दें कि आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है तो स्क्रैपेज इंसेंटिव भी सरकार ने दिया है। 4 व्हीलर लाएंगे तो 1 लाख रुपए तक, 2 व्हीलर लाएंगे तो 10,000 रुपये तक इंसेंटिव आपको दिया जाए। तो ये भी एक प्रावधान है जिसका फायदा उठा सकते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।